हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजपूत वंशज के बारे में। ये है पार्ट सेकंड। मैंने पार्ट फर्स्ट आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने राजपूत जो काल है या उनकी उत्पत्ति कब हुई थी उसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर जिसने अभी तक मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे वीडियो की जस्ट नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, उसके थ्रू जाके आप देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप पूरा डिटेल्स को जानने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेल्प भी मिलेगी और बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, या फिर ऊपर आ रही लिंक के थ्रू भी आप मेरा वो वीडियो जाके देखिए, पार्ट फर्स्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजपूत वंशज, कितने वंशज रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पार्ट सेकंड है ये थोड़ा मैंने लेट अपलोड किया है बिकॉज मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ है। बट आज हम पूरा क्लियर कर लेंगे। क्या करेंगे, राजपूत वंशज कौन कौन से रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 4 वर्ग होते हैं और राजपूतों की कितनी जातियां हैं, 36 जातियां हैं। ठीक है, 36 जातियां हैं। तो 4 वर्ग कौन कौन से हैं, सूर्यवंशज, अग्निवंशज, चंद्रवंशज और ऋषि वंशज, या फिर उन्हें ब्राह्मण वंशज भी कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आते हैं, मैं आपको बताऊंगी गुहिल वंश के बारे में, फिर बताऊंगी चौहान वंश, राठौड़ वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश और कछुआ वंशज। ठीक है, ये नाम आपने सुने होंगे पर इसकी डिटेल्स जो कि काफी लोगों को पता नहीं है, तो उसी में मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ पर शासन किया है, कौन कौन संस्थापक कौन रहे हैं, कौन से राजा थे जिन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो आइए गुहिल वंशज के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ। गुहिल वंशज, गुहिल नाम से ही पता चल रहा है। गुहिल वंशज का क्या था कि जब पुराने जो मतलब बहुत ऐतिहासिक रूप से जो अभिलेख मिले हैं, लेख अभिलेख मिले हैं, तो उसमें कई लोग तो कहते हैं कि गुहिल वंश की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, सूर्यवंशज है। ये एक तरीके के सूर्यवंशज कहा जाता है। किसने कहा है कि ये सूर्यवंशज है, तो दोस्तों इनको जिन्होंने कहा है उनका नाम क्या है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि ये सूर्यवंशी है। ठीक है, और कई लोग बोलते हैं कि गुहिलों की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मणों से हुई है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब इसके गुहिल वंश के जो संस्थापक कौन है, गुहिल ही है। गुहिल क्या है दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे गुहिल क्या है। गुहिल एक मूल पुरुष है जिसका नाम गुहिल है और उसी पुरुष ने गुहिल वंश यानी कि राजपूतों की स्थापना की थी। लगभग ऐसा बताया जाता है कि ईसा पूर्व में गुहिल वंश की जो होती ना प्रारंभ हो गया था। शासनकाल बाद में आया था, पर जो बसना यानी कि गुहिल जो कहलाए गए थे राजपूत वो थे उस समय, ऐसा पुराने अभिलेखों से पता चलता है। कर्नल जेम्स टॉड ने और किसने, श्यामलाल दास तथा विनोद सिंह ने कहा है कि गुहिल कौन है, वल्लवी है। वल्लवी है या वल्लवी से आए हैं। ठीक है, वल्लवी कहा जाता है, वल्लवी एक जाति है। ठीक है, ऐसा कहा गया है। मुख्य रूप से गुहिल वंशज का जो शासन स्थापित कहाँ किया, मेवाड़ पे मुख्य रूप से किया था गुहिल वंशज ने अपना शासन। ठीक है, कब किया था, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने बताया भी था फर्स्ट पार्ट में और मैं सेकंड पार्ट में वापस रिपीट कर रही हूँ कि 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी तक कहा जाता है कि राजपूतों ने अपना शासनकाल किया था, आए थे। उसके बाद में और भी किया था वो, उसके बाद में थोड़े समय बाद में मुगल काल भी की स्थापना हो गई थी, या कहा जाता है कि 8वीं से 12वीं तक। ठीक है, तो 567 ईसा पूर्व में कहा जाता है कि गुहिल वंशज उस समय थे। ये किसके थ्रू पता लगा है, जो कर्नल जेम्स टॉड है उनके थ्रू भी पता चला है। और डॉक्टर DR भंडारकर ने कहा है कि गुहिल वंशज के जो लेख कहाँ से मिले हैं, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है, बेचर तट। आहड़ क्या है, उदयपुर में स्थित है। ठीक है, आहड़ सभ्यता जिसमें पुराने अभिलेख वगैरह मिलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आहड़ क्या है, एक नदी भी है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो DR भंडारकर ने कहा है, उन्होंने अभ्यास किया था। क्या है, ये एक राइटर है। तो लेखों से गुहिल को ब्राह्मण बताया है। गुहिल वंशज को क्या बताया गया है,
ब्राह्मण भी बताया गया है, वल्लवी भी बताया गया है और सूर्यवंशज भी बताया गया है। यानी कि जो वर्ग है ना सूर्यवंशज, वो उसमें कितनी जातियां हैं, टोटल 10 जातियां हैं। जैसे सूर्यवंशज में 10 है, उसी प्रकार से चंद्रवंशज में भी 10 है, अग्निवंशज की 4 जातियां हैं और ब्राह्मण वंश की कितनी है, 12 जातियां हैं। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अब हम। तो क्या हुआ था कि उस समय वहां के शासन कौन थे, यानी कि 734 ईसा पूर्व से लेके 753 ईसा पूर्व में गुहिल वंश का जो शासक किया था वो किसने किया था, ठीक है। तो बप्पा रावल है ने गुहिल वंश के कौन थे, ये शासक थे, ये संस्थापक हैं वो जिन्होंने शासन किया था, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा आए जिन्होंने गुहिल वंश पे शासन किया। शासन के दौरान क्या हुआ कि 700 से 734 में तो बप्पा रावल ने किया था, उसके बाद में शासन होता गया, उनके पुत्र आए, पौत्र आए, इस तरीके से उत्तराधिकारी आए। फिर सबसे शक्तिशाली शासक गुहिल वंश का कौन माना जाता है, रावल जेत्र सिंह। सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था रावल जेत्र सिंह, जिसने मीणाओं को परास्त किया था और उसके बाद में उन्होंने अपना शासन जमाया था 1234 ईस्वी में, ठीक है। 1234 ईस्वी में जमाने के बाद में क्या हुआ था कि ये परास्त हो गए थे। परास्त होने के बाद में कौन आया, उनके उत्तराधिकारी आए तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में कौन आया, 1301 से लेकर 1303 तक रावल रतन सिंह, यानी कि राजा रतन सिंह ने कहाँ किया, शासन किया। तो मेवाड़ के बाद जो शासन हुआ है वो कहाँ कहाँ हुआ है, मेवाड़ के बाद में बांसवाड़ा में हुआ है, डूंगरपुर में हुआ है, प्रतापगढ़ में क्या हुआ है, गुहिल वंशज ने अपनी अच्छी थाक जमाई थी 1303 तक ईस्वी आते आते। कब से, 734 से लेके इतना लंबे समय तक गुहिल वंशज राजपूतों ने शासन किया था भारत पे, यानी कि राजस्थान के इन क्षेत्रों पे, राज्यों पे, ठीक है। बहुत अच्छा शासन जमाया था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था, 1301 में जब ये शासन में आए, राजा कौन से थे, रतन सिंह जब आए थे, तो उस समय क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, है ना। दिल्ली में कौन था, चित्तौड़गढ़ पे तो राजा रतन सिंह थे, और दिल्ली में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। सबको पता होगा रानी पद्मावती के पीछे ये युद्ध हुआ था और वो जीतना भी चाहते थे, है ना। 26 अगस्त 1303 में क्या हुआ था, सारी शतरानियां जब राजा रतन सिंह मारे गए थे अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध में, पूरा आक्रमण कर दिया था जब दिल्ली से चित्तौड़गढ़ पे, जब क्या हुआ था कि राजा रतन सिंह मारे गए और जब रानी को पता चला पद्मिनी ने, तो 1600 शतरानियों ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया था। पता है ना सबको। तो इस पे क्या बनी, मूवी भी बनी है, जैसा कि आप जानते हैं दीपिका पादुकोण ने बनाई थी, ठीक है। तो ये क्या है, गुहिल वंशज है। उसके बाद में बहुत सारे राजा रतन सिंह के बाद में भी गुहिल वंशज कायम रहा। बहुत सारे ऐसे उनके उत्तराधिकारी आए, उनके पुत्र आए राजा रतन सिंह के बाद में, जिन्होंने गुहिल वंश को संभाला। मैंने ये सब कुछ क्यों बताया है, क्योंकि क्या पूछता है, कभी कभी वो आपसे सन पूछता है, कभी कभी राजा महाराजाओं के बारे में पूछता है, और कभी कभी संस्थापक और कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों पे शासन हुआ था। तो मारवाड़ पे मुख्य रूप से, उसके बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इधर हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चौहान वंश पे। चौहान वंशज बहुत ही शक्तिशाली वंशजों में से एक है ये वंश, ठीक है। इसके संस्थापक रहे कौन है, तो वासुदेव जी बहुत शक्तिशाली रहे, संस्थापक हैं चाहमन, जो कि बताते हैं बहुत बुद्धिवान शासकों में से एक है ये, है ना। इनका जो शासनकाल प्रारंभ हुआ था वो कम से कम 8वीं शताब्दी से लेके 10वीं शताब्दी में तो शासन में ये आए थे चौहान वंशज के, पर 7वीं शताब्दी से लेके प्रारंभ हुआ था, 10वीं शताब्दी में शासनकाल में आए थे ये, ठीक है। उसके बाद में इनका क्षेत्र क्या था, चौहानों का जो क्षेत्र विस्तार था शांबर शकंबरी, यानी कि इन्होंने जालोर पे किया था, नागौर पे किया था, और क्या बोलते हैं बूंदी, हाड़ौती, है ना, इन क्षेत्रों पे शासन किया था।
तो जब ये जालोर पे जब इन्होंने शासन किया था 1181 ईसा पूर्व पे चौहानों ने अपनी झांक जालोर की स्थापना की थी, ठीक है। पर जब इन्होंने रणथंभौर पे शासन किया था ना, तो कब किया था? शासन नहीं किया था उस समय, 1184 में किया था, 94 में 1194 ईस्वी में रणथंभौर पे जब शासन किया था, तो वहां के संस्थापक कौन थे? यानी कि, है ना, गोविंद राज थे, राजा गोविंद राज थे 1184 ईसा पूर्व में, ठीक है। सांबर शकंबरी के बाद में जहां जहां किया मैंने बता दिया ना आपको, कि जालोर में किया था, रणथंभौर पे किया था, बूंदी पे किया था। बूंदी पे भी जब किया था तो कब, जब तक काफी समय लग गया था, यानी कि 1241 में बूंदी पे शासन किया था। बूंदी हाड़ौती पे जब किया था तो वहां पर सबसे ज्यादा कौन से वंशज पाए जाते थे? राजपूतों के, यानी कि वो चौहान ही होते थे, पर उन्हें क्या कहा जाता था? हाड़ौती, यानी कि हाड़ा वंशज कहा जाता था। हाड़ा वंशज ने मीणाओं को परास्त करके चौहान वंशज की थाक जमा ली थी, बहुत अच्छी खासी, ठीक है। बूंदी और हाड़ौती पर कब जमाई थी? 1241 में ईसा पूर्वी में जमाई थी। याद रहेगा इतना। कहाँ कहाँ किया था? सांबर पे करने के बाद में राजस्थान, रणथंभौर, जालोर, बूंदी पे, हाड़ौती पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में क्या है कि जब किया था सांबर शाकंबरी पे, शाकंबरी के चौहान भी कहा जाता है, किसको? चौहान वंशज को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आ भी चुका है, ठीक है। उसके बाद में राजधानी उस समय क्या थी? अहिच्छिद्र और अजमेर, यानी कि 10वीं शताब्दी में जब शासन किया था ना, तो अजमेर पे किया था मूल रूप से, रणथंभौर से होते होते। फिर है प्रमुख शासन कौन थे? शासक जो थे वो राजा भोज थे। ये परमार वंश के भी शासक रह चुके हैं, यानी कि परमारों के भी शासक कौन रह चुके हैं? राजा भोज रह चुके हैं, राजा। इतना क्लियर है? याद रहेगा आपको चौहान वंशज का। तो 1241 ईस्वी में भी चौहानों का बहुत अच्छा शासनकाल बना था। और इसी के बाद में दिल्ली की भी जो स्थापना हुई थी ना, वो राजा अजय मैर ने की थी, ठीक है। उस समय 10वीं शताब्दी के आसपास उधर भी शासनकाल जमाया था अजय मैर राजा ने। अब हम आते हैं नेक्स्ट, चौहान वंशज का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम राठौड़ वंशज पे। सबसे पहली बात तो क्या है, राठौड़ वंश और गुहिल वंशज इतने अच्छे वंशज रहे हैं, बहुत लंबे समय तक शासनकाल चला है इन वंशज का, ठीक है। ये जो चौहान वंश है, एक बार मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ। चौहान वंश जो है, तो इनको जैसे सूर्य वंशज कहा जाता है, तो इनको अग्नि वंशज भी कहा जाता है चौहानों को, ठीक है। उसी प्रकार से अब मैं यहाँ जाती हूँ कि राठौड़ वंशज का क्या है। राठौड़ जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, जिसे राष्ट्रकूट भी कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रकूट भी कहा जाता है या राहुडी वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। जब राठौड़ वंश आया था उस समय क्या हुआ था कि वहां के संस्थापक कौन थे? सिंहा थे। सिंहा कौन थे? मूल पुरुष थे, बहुत शक्तिशाली बताया जाता है। इन्होंने स्थापना की थी। स्थापना करने के बाद में क्या होता है, जो इनका मुख्य क्षेत्र था राठौड़ वंशज का, वो मतलब क्षेत्र कहाँ पर इन्होंने अपना शासन मजबूती से पकड़ा और जमाया, वो था मारवाड़ पे जब इन्होंने शासन जमाया था, तो लगभग उस समय यानी कि 11वीं शताब्दी, 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने शासन जमाया था। काफी लंबे समय तक शासन जमाए रखा। उसके बाद में क्या हुआ कि मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तर से पश्चिमी भाग पर इन्होंने शासनकाल को की जो पकड़ थी वो मजबूत करने के बाद में ये धीरे धीरे विस्तार क्षेत्र में आने लगे। और 1226 ईसा पूर्व तक आते आते क्या किया, बीकानेर में सत्ता का केंद्र बनाया इन्होंने। बीकानेर को किसने बनाया उस समय? बीकानेर का सत्ता का केंद्र राजा राव बीका ने बीकानेर को, पहले तो इन्होंने मारवाड़ पे स्थापित कर लिया, राजस्थान का आधा भाग यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग ले लिया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब सत्ता मजबूत पकड़ होती गई तो राव बीका, जो कि राव जोधा के कौन है? पुत्र है, ठीक है। याद रहेगा इतना, राव जोधा के
पुत्र हैं। तो राव बीका ने क्या किया, इनके पिता ने इनको बोल दिया, ताना कसा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या करोगे तुम, अपने बीकानेर जो राज्य था उसको तुम अपनी सत्ता में नहीं ले पा रहे हो, है ना अभी तक। फिर क्या हुआ था कि 1445 ईसा पूर्व में जब इनको ताना मारा तो ये निकल गए राज्य को मजबूत करने के लिए, बीकानेर की सत्ता को मजबूत करने के लिए। तो उस समय क्या हो रहा था कि आपस में, यानी कि चौहान वंशज में और कुछ और भी जातियां थी, शकंबरी जाति थी, बहुत सारी ऐसी जातियां थी जिनके बीच में आपस में क्या थी, मुठभेड़ चल रही थी राजाओं की भीड़ में। तो उसकी मतलब इस चीज का इन्होंने क्या किया, फायदा उठाया, है ना। और जंगलों पे और जो लोकल एरिया पे वहां पर राज्य, उधर के जो राज्य थे, यानी कि बीकानेर के जो आस पड़ोस के गांव थे, उधर के लोगों को क्या किया, अपनी साइड किया और सत्ता को हाथ में लिया। और बीकानेर का जो राजा बैठा हुआ था ना, उसकी पुत्री से विवाह करके क्या किया, पूरा जो शासन काल है, यानी कि जंगलों वगैरह पे जो पूरा शासन काल है, पुत्री से शादी कर ली, वहां के राजा का क्या आधिपत्य, जो इनको उत्तराधिकारी बना दिया। और पूरा जो ना 1488 ईसा पूर्व में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कर डाली, क्योंकि ये मानते थे कि इनके ऊपर करणी माता का आशीर्वाद है, कृपा है। उसके बाद में क्या हुआ कि करणी माता की कृपा से, ऐसा बोला जाता है कि राव बीका ने बीकानेर के अंदर करणी माता का जो मंदिर है उसकी बहुत भव्य तरीके से निर्माण करवाया था। ठीक है, कहां से प्रारंभ किया था, 1445 से प्रारंभ किया था, जब इनके पिताजी ने इनको ताना मार के निकाल दिया था राव बीका को। उसके बाद में 1488 में इन्होंने करके भी दिखा दिया कि लो, मैंने बीकानेर को अपने शासन के अधीन कर लिया, और पूरा राठौड़ वंश को इन्होंने मजबूती से पकड़ा और स्थापना कर दी। उसके बाद में करणी माता के मंदिर का जीर्णोद्वार का तो और किसी राजा ने निर्माण करवाया था, पर जो तैयार करवाया था ना, वो राव बीका ने करवाया था। तो इस तरीके से राठौड़ वंश जो है वो बहुत बड़ा है, और ऐसा बताया जाता है कि इनका जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मण वंशीय ऋषि वंशज भी बताया जाता है राठौड़ वंशजों को। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ दोस्तों, कि जो ये राठौड़ वंशज हैं, तो मतलब इनको क्या कहा गया है कि राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान भी कहा गया है राठौड़ों को। और इसी के साथ जो दयालदास जी हैं, उन्होंने अपनी ख्यात में राठौड़ों को सूर्यवंशी भी कहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद रखना। इसके बाद में अब हम आते हैं नेक्स्ट, कौन से वंशज है, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंशज भी कहा जाता है, या प्रतिहार वंश भी कहा जाता है ना। गुर्जर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ये आरक्षण करते हैं सबसे ज्यादा, और ये भी एक राजपूत की क्या है, जाति है, राजपूत ही होते हैं ये, है ना। इनका पहनावा भी राजपूत ही होता है। तो क्या है, सबसे पहली बात तो है कि इनका जो शासन काल आया था वो किस शताब्दी में आया था, 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में कहा जाता है, माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश शासन काल में आया था। उस समय क्या था कि कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी ना लेख में लिखा है, और किसने लिखा है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने कहा है कि गुर्जर जो प्रतिहार वंश है उन्हें एक जाति ना मानकर एक पद भी दिया गया है ना। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो कौन है, राम के प्रतिहार भी कहा जाता है, यानी कि रघुवंशी गुर्जर प्रतिहार वंश भी माना जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से ये जो कछुआ वंशज है उनको रघुवंशी कुश वंशज भी कहा जाता है। ठीक है, तो कई जातियां ऐसी है राजपूतों की जिन्हें भगवान के जाति से जोड़ा जाता है। ठीक है, उस समय यानी कि जब 8वीं से 10वीं शताब्दी में शासनकाल आया था, तो संस्थापक कौन थे, 5वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था, पर शासनकाल 8वीं से शुरू हो गया था। तो नागभट्ट प्रथम, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासकों में से एक शासक कहलाए। ठीक है, उसके बाद में कौन थे, वत्सराज भी इनके बाद कौन थे, बहुत अच्छे उत्तराधिकारी थे, शक्तिशाली थे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो गुर्जर प्रतिहार वंश ने किस क्षेत्र पे, यानी कि भारत के उत्तर भाग पे जब शासन किया था, तो कहाँ पर किया था, मंदोर गुजरात, यानी कि कन्नौज उज्जैन, है ना, कन्नौज उज्जैन
और मंडोर पर, जालोर पर सबसे ज्यादा शासनकाल जमाया, यानी कि मंडोर पे मुख्य रूप से, जालोर पे। फिर गुजरात पे भी इन्होंने शासनकाल अच्छी तरीके से अपना मजबूत किया, है ना। उस समय क्या हो गया था कि उसके बाद में प्रतिहार वंश प्रारंभ हुआ था। 10वीं शताब्दी के बाद में इनका क्या होता कि शासनकाल परास्त होने लगा, मतलब मजबूत पकड़ कम होने लगी, ठीक है। पर जब तक इन्होंने 8वीं से लेके 10वीं शताब्दी तक किया, तो कहाँ पर किया? मंडोर, जालोर, कन्नौज, ये ग्वालियर साइड जो है, झांसी साइड, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों पे इन्होंने क्या किया था? शासनकाल जो पकड़ थी वो मजबूत की थी। फिर वत्सराज के बाद में जो उनके उत्तराधिकारी थे, नागभट्ट द्वितीय ने भी शासन किया था, ठीक है। तो पहले इसका मैं आपको समझाऊंगी, ये वाला टॉपिक। एक बार हम ऊपर आते हैं। प्रमुख शासक जो था वो वत्सराज था, मैंने आपको बता दिया था। इनका शासनकाल कब स्टार्ट हुआ था? 778 ईसा पूर्व में हुआ था और 783 ईस्वी तक किया इन्होंने। फिर क्या था? तथा कन्नौज पर नागभट्ट द्वितीय ने प्रतिहारों का प्रभुत्व जो था ना, प्रभुत्व सत्ता, उसकी स्थापना कर ली थी। यानी कि कब की थी? ये यहां तक रहे थे ना, तो 893 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने की थी इसने। मैं सन से इसलिए बता रही हूं नाम लिख के, क्योंकि आपको जल्दी सन के थ्रू क्या होता है कि चीजें जल्दी याद रहती है, ठीक है। और मैं वही चीजें बता रही हूँ आपको, वही वंशज बता रही हूँ जिससे क्वेश्चंस क्या होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंशज बहुत इंपॉर्टेंट वंशों में से एक है, हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। और गुहिल वंशज से भी काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो प्रतिहारों ने प्रभुत्व अच्छा जमाया था, और जो शासन जो किया था नागभट्ट द्वितीय ने बहुत अच्छा किया था। वत्सराज का ये क्या था? उत्तराधिकारी था, याद रहेगा इतना, ठीक है। 10वीं शताब्दी में समाप्त हो गया था शासनकाल। धीरे धीरे पकड़ मजबूत कमजोर क्यों हुई थी? क्योंकि इसका कारण ये था कि 1145 ईसा पूर्व में सहजपाल नाम के एक लेखक है जिन्होंने बताया था कि उसके बाद में चौहानों ने प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश पर क्या किया? अपना शासन जमा लिया। एक तो क्योंकि ये परास्त होने लगे, और राज्य और भी तो शासन थे, जैसे कि राठौर वंश था या जो चौहान वंश था उस समय था ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 1241 ईसा पूर्व में, तो उससे पहले ही क्या हुआ कि पकड़ जो थी प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों पर चौहानों ने अपनी धाक जमा ली, और इनके ऊपर भी शासन करने लगे चौहान वंशज, ठीक है। क्लियर इतना? गुर्जर प्रतिहार वंशज का मैंने आपको बता दिया है। डॉक्टर जो गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने भी बताया है कि ये क्या है, इनको एक पद दे दिया गया था, ये जाति नहीं है। कई लोग इनको जाति मानते थे, कई लोग नहीं मानते थे। ये भी होता था, जिससे क्या होता है कि आपस में वंशज में भी, राजपूत के वंशज में भी आपस में भी क्या होते थे? लड़ाई झगड़े होते थे, ठीक है। इतना क्लियर है? गुर्जर प्रतिहार वंशज का मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं परमार वंश। कौन है ये परमार वंश? परमार होता क्या है? शत्रु को मारने वाले वंशजों को परमार वंश की उपाधि दी गई है। इनका शासनकाल प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों प्रारंभ हुआ था 10वीं शताब्दी में, इनका शासनकाल प्रारंभ हुआ था, जब वहां के संस्थापक यानी कि कौन थे? धूमराज थे। धूमराज जब थे तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों? मालवा आबू पे जब इन्होंने अपनी सत्ता, यानी कि जो परमार वंशज जब आए थे, इन्होंने अपना प्रारंभ किया था शासनकाल, तो उस समय वहां के जो राजा थे मूलराज सोलंकी, उन्होंने क्या किया कि धूमराज को परास्त करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ये गुजरात पे भी क्योंकि वो गुजरात से थे और वो मालवा आबू पे भी अपना शासनकाल जमाना चाहते थे। पर मूलराज सोलंकी की शरण में धूमराज को जाना पड़ा, क्योंकि ये शरणागत होना पड़ा, क्योंकि इनकी शक्तियां कमजोर पड़ी। पर उसके बाद में 10वीं इस ईसवा पूर्व के बाद क्या किया? धूमराज ने अपनी जो शक्तियां हैं वो मूलराज सोलंकी से वापस ली, ठीक है। और 1060 ईसा पूर्व में लगभग क्या हुआ था कि वहां पर उस ईस्वी में कृष्णदेव कौन थे? वहां के राजा थे, शासक थे, वो शासन कर रहे थे, ठीक है, उस समय धूमराज के बाद। फिर क्या हुआ कि वो सोचा कि ये धूमराज तो है नहीं, अब कृष्णदेव है,
इस पे क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो मूलराज जो सोलंकी उसने आक्रमण कर दिया और इनकी मुठभेड़ चलने लगी। वापस से गुजरात और मालवा आबू के क्षेत्रों में क्या होने लगा कि लड़ाइयां चलने लगी। ठीक है, लड़ाइयां चलने लगी और यहाँ पर जो था कि गुर्जर प्रतिहार वंश तो हट गया था, चौहान वंश जो कि था परमार वंश पे भी क्या कर रहा था, अपना शासन कायम करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, फिर उन्होंने मालवा पे शासन किया। मालवा के बाद में वागड़ा जो थे, वागड़ा परमार एक जाति है वो आई। उसके बाद में यादव वंशज आए। ठीक है, तो ये परमार के बाद में शासनकाल जो वंशज है ये राजपूत ही है, पर ये भी वंशज प्रणाली में आने लगे। ठीक है, तो विस्तार क्षेत्र तो मैंने आपको बता दिया, मालवा आबू और जालोर पे परमारों का शासनकाल चला। उसके बाद में जो उनकी राजधानी रही वो उज्जैन और धरा नगरी भी जिसे कहा जाता है ना, मालवा आबू की, जो कि पास के क्षेत्र है, और भोचड़ राजगोड़ा, इधर इनके जो ये वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर भी परमारों ने अपना बहुत अच्छा शासनकाल जमाया। उस समय वहाँ के राजा कौन थे, है ना, 1060 ईसा पूर्व के बाद में राजा भोज ने परमार जो वंशज थे इस वंशज पे अपना शासन जमाया था। ठीक है, इतना ही है दोस्तों इसका परमार वंश का। ठीक है, उसके बाद में अब हम आएंगे कछुआ वंशज। कछुआ वंशज कौन थे? सबसे पहली बात तो है कि कछुआ वंशज को क्या बताया जाता है, कछुआ वंशज को राम रघुवंशी यानी कि राम के जो पुत्र हैं कुश का क्या बताया जाता है, कुश वंशज भी कहा जाता है, क्रुम वंश भी कहा गया, और धीरे धीरे इनका नाम परिवर्तित होते होते क्या पड़ गया, कछुआ वंशज, यानी कि ये भी राजपूती हैं, कछुआ वंशज पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इनको भी रघुवंशी वंशज भी कहा जाता है राजपूतों को। कछुआ वंशज पे भी चौहान वंश ने क्या किया है, शासन किया है। पर 1137 ईस्वी में क्या हुआ था, कछुआ वंशज जो थे यानी कि जो कछुआ वंशज थे ना, तो उन्होंने क्या किया था कि धीरे धीरे यानी कि जो बड़गुजर थे और जो दुलाराव बड़गुजर और मीणाओं को परास्त करके जो ढूंढाना जो थी ना, यानी कि इन्होंने सबसे ज्यादा जयपुर आमेर के आसपास का जो क्षेत्र था ना, ढूंढाना को अपनी राजधानी बना लिया। फिर उसके बाद में जो यहाँ का सबसे जो शक्तिशाली जो शासक रहा है वो कोकिल देव रहा है। कोकिल देव ने क्या किया कि वो क्या किया, जयपुर के आमेर की क्षेत्र पे आया और उसने वहां के मीणाओं को परास्त करके, कब किया था, 1207 ईस्वी में उसने मीणाओं को परास्त करके उनकी मेड़ वे बैराट जीत ली और आमेर को अपनी राजधानी बना ली। राजधानी बनाने के बाद पूरा जो आमेर की जो शाखा थी उसको जीत लिया। फिर क्या किया कि जो कोकिल देव था उसने धीरे धीरे कछुआ वंशज से ही कौन सी शाखाएं निकलती है, 2 वंश निकलते हैं, नरुखा तथा कौन सी, शेखावटी। शेखावत जो सुना होगा, राजपूत शेखावत भी होते हैं, शेखावत क्या लगाते हैं, सरनेम भी लगाते हैं। ठीक है, तो शेखावटी नाम से प्रसिद्ध हुआ, नरुखा करके शेखा तथा शेखावटी राज्य जो वंशज है वो भी प्रसिद्ध हुए थे जब कोकिल देव था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मीणाओं को परास्त कर दिया था। आमेर के साइड जो क्षेत्र है जयपुर में भी बहुत सारे राजपूत रहते थे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि 1207 ईस्वी में तो इन्होंने किया, फिर 1237 में क्या हुआ, जयपुर में राजदेव ने आमेर के जो महल थे ना, महल छत्रियां, जो आमेर का जो महल है, शीश महल है, आमेर में शीला देवी का जो मंदिर है उसका निर्माण कराया। जयगढ़ जो है साइड में उसका निर्माण कराया महल का। ठीक है, इन सब का जो निर्माण कराया था वो राजा राजदेव ने करवाया था। ठीक है, कोकिल देव के बाद में। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा आए जिन्होंने शासन किया। ठीक है, राजदेव के बाद में शक्तिशाली शासक कौन कौन से थे तो कई बार नाम पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके बाद में चंद्रसेन तथा उसका उत्तराधिकारी कौन था, राजा चंद्रसेन के बाद में उनके अधिकारी राजा पृथ्वीराज ने जयपुर यानी कि आमेर पर शासन किया। बहुत अच्छा शासनकाल जमाया काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि 1137 में जब चौहानों का वंशज से परास्त कर दिया था कछुआ वंशज ने, और जब धीरे धीरे
कम से कम 12वीं ईस्वी में, शताब्दी में आते आते पृथ्वीराज ने जब शासन किया था, तो उसके बाद में 1457 ईस्वी में क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ लड़ते लड़ते पृथ्वीराज जो राजा है वो वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद में जो इनकी राजगद्दी संभाली वो किसने संभाली थी, तो इनके छोटे पुत्र लूणकरण सिंह ने। लूणकरण सिंह भी बोलते हैं, लूणकरण भी कहते हैं उन्हें, ठीक है। राजगद्दी संभाली थी 1457 के बाद में। तो जब उनको जब गद्दी मिली थी तो वो कहाँ की मिली थी, लूणकरण सिंह को, जो राजा थे, तो उनको लूणकरण को मिली थी बीकानेर में गद्दी मिली थी, जो कि उन्होंने किसने दिलाई थी, उनकी माँ ने उनको ये गद्दी दिलाई थी, है ना। और जितने भी राजा महाराजा होते थे ना, तो उन्हें उनका जो राज तिलक होता था वो कहाँ पर होता था, मुख्य रूप से जो बनवाया था राजदेव ने। क्यों करवाया था क्षत्रियों का निर्माण और क्यों करवाया था महलों का निर्माण, क्योंकि वहाँ पर उनका राज तिलक होता था। इसलिए मुख्य रूप से बताया जाता है कि राजस्थान जो है या आमेर जो महल है वो राजपूतों की आन बान शान भी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। जिसमें कौन सी माता विराजमान है, माता शीला देवी विराजमान है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कछवा वंश का जो प्रारंभ हुआ था वो 10वीं शताब्दी से होने लग गया था, पर चौहानों ने 1137 से पहले क्या किया था, शासन किया था। फिर इन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाई और कोकिल देव ने क्या किया कि मीणाओं को परास्त करता गया, हटाता गया और खुद का क्षेत्र जो सत्ता है यानी कि आमेर को अपने अधीन कर लिया। अधीन करके जयपुर में, पूरे जयपुर से लेकर दिल्ली तक शासन किया। शासन करने के बाद में कछवा वंशज जो कि जिन्हें शेखावंश या शेखावटी क्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है ना, तो इसी तरीके से कछवा वंश प्रसिद्ध है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको गुहिल वंश के बारे में बताया है, चौहान वंशज के बारे में बताया है, राठौड़ वंश के बारे में बताया है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताया है, परमार वंश के बारे में बताया है, और उसके बाद में कछवा वंशज के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। मैंने वो बताया जिसके बारे में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, और आ सकते हैं, इसलिए मैंने बताया है। तो दोस्तों राजपूत वंशज का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ और भी डिस्कस करूँगी इस टॉपिक पे। थैंक यू।